नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी और समृद्ध हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से चल रही है फॉर प्रीलिम्स 2022। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, हिंदू की ये खबर है, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पुट जुडिशरी ऑन फास्ट ट्रैक। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, क्या इनिशिएटिव्स आगे चल के आ सकते हैं, क्या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप एक एस्पिरेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की, जहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो ये जो खबर है, दिस खबर और दिस न्यूज़ इटसेल्फ इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। सिंपल चीज, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पुट जुडिशरी ऑन फास्ट ट्रैक। अगर मैं यहाँ पे आपको टर्म दे दूंगा डिस्कस क्रिटिकली, तो ये एक मेंस का सवाल बन जाता है। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको काफ़ी सारा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस लाइक दीज, एआई इन जुडिशरी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे सारे कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। और कोई भी आप कोर्स खरीदे ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल33, जहां पे आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा ऑफ 33% ऑन ऑल द कोर्सेज। ऑल्दो द डबल वैलिडिटी ऑफर इज ओवर नाउ, बट यू कैन स्टिल यूज दिस कोड फॉर द डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी में मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर मशीन लर्निंग की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम है क्या? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन जुडिशरी में क्या है? द पेंडेंसी ऑफ केसेस। एंड आयरॉनिकली, जो मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे भी वी हैव टेकन डेटा फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। जब भी आपको रियल टाइम डेटा चाहिए होता है, तो जस्ट गो टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये केवल डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट्स का है। यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी भी आप देख सकते हो। कितनी पेंडिंग केसेस है, ये है पेंडिंग डैशबोर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने पेंडिंग केसेस है अक्रॉस इंडिया इन द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक कोर्ट्स। कितने केसेस है? जस्ट लुक एट द नंबर, द शेयर नंबर। 41 लाख नहीं है, आप समझिएगा, 4,18,61,760 केसेस, 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर आप इसका भी ब्रेकअप देखोगे, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस बहुत ज़्यादा है, राइट? यू विल सी मैनी क्रिमिनल केसेस, पेंडिंग केसेस फ्रॉम 0 to 1 year, पेंडिंग केसेस अबाउ 30 years भी बहुत ज़्यादा है। सो मेनी केसेस, यू विल सी द नंबर हियर। जैसे आप उसको ड्रिल डाउन करोगे नीचे वेबसाइट में, आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। डू विजिट दी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट पेंडेंसी ऑफ केसेस इन डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया, हाई कोर्ट्स इन इंडिया। स्टेट वाइज भी आपको डेटा मिलेगा, आप अपने राज्य का भी डेटा देख सकते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी है। लीगल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी स्लो है इंडिया में, वी ऑल नो दिस। तो इसका सोल्यूशन क्या हम लोग ला सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस be used in judicial process to reduce the pendency? Is it possible? In fact, यही सवाल पूछा गया था संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में। यही एक सवाल था, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था। अब सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, ये अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन? लेट मी जस्ट टेल यू इट्स। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है? अनस्टार्ड क्वेश्चन का एक रिटर्न आंसर चाहिए होता है, रिटर्न रिप्लाई चाहिए फ्रॉम द कंसर्न्ड मिनिस्टर। स्टार्ड क्वेश्चन के लिए ओरल आंसर आता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटर्न आंसर आता है। मतलब कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वापस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक डिटेल्ड आंसर दिया जाएगा, रिटर्न आंसर है। तो स्टार्ड क्वेश्चन में जब ओरल आंसर आएगा मिनिस्टर से, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बट नॉनदलेस, आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइएगा डिफरेंस बिटवीन स्टार्ड एंड अनस्टार्ड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। कितने दिनों की नोटिस लगती है, किस तरह की रिप्लाई होती है, कौन सवाल पूछ सकता है, क्या केवल विपक्ष सवाल पूछ सकता है? ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि सभी को मदद मिले एंड वी प्रिपेयर फॉर स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो इस साल के बजट सेशन में यही सवाल पूछा गया था सरकार से। तो सरकार का क्या रिप्लाई है? सरकार के जो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने कहा कि 2015 में जब हम लोग सेकेंड फेज था, राइट, सेकेंड फेज था ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का, तो उस समय पे सरकार को लगा कि हम लोग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जुडिशरी में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी की घटना की थी, जिन्होंने बहुत सारे पोटेंशियल एरियाज बताए हैं ऑफ एप्लीकेशंस इन जुडिशरी। और इसके लिए देखिए नीति आयोग इज ऑल्सो वर्किंग हाउ कैन वी ब्रिंग मोर एंड मोर सॉल्यूशंस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन जुडिशियल प्रोसेसेस। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, ये भी रिप्लाई में आया। फर्स्ट थिंग, पिछले 2 सालों से कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है, लॉकडाउन चल रहा था, इसके बीच सुप्रीम कोर्ट हैज़ emerged एज अ ग्लोबल लीडर वेयर इट हैज़ कंडक्टेड 1.81 लाख वर्चुअल हियरिंग्स। लॉकडाउन से ऑलमोस्ट 2 लाख वर्चुअल हियरिंग्स हो चुकी है इन इंडिया। इसके अलावा क्या क्या स्टेप्स आ चुके हैं ये भी बताया गया रिप्लाई में। कुछ स्टेप्स आए हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है कॉल्ड एज सुपेस, SUPACE। सुपेस स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। अब ये सुपेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये एक एल्गो बेस्ड या फिर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पे ये ड्राफ्ट बना देगा, लीगल ब्रीफ बना देगा। मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस इंडियन जुडिशरी में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर आया है सुवास, SUVAS। सुवास स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेजेस है, लोकल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे अनुवाद सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जजमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसके अलावा 2020 में IIT खड़गपुर के रिसर्चर जो थे उन्होंने रिलीज किया था AI बेस्ड मेथड जहाँ पे लीगल जजमेंट्स को पढ़ सकता है, लीगल जजमेंट को पढ़ के उसको ऑटोमेट करके चीज़ों को संक्षिप्त रूप में बता सकता है। इसके अलावा SCI इंटरैक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और उसकी बेंचेस को पेपरलेस करने में ऑलरेडी लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब पोटेंशियल और क्या एरियाज हो सकती है जहाँ पे हम लोग AI और ML यानी कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस या फिर मैकेनिकल प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ अभी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टेप ले लिया है, स्पेशली जैसे कि टैक्स डिस्प्यूट के केसेस होते हैं जहाँ पे रिपीटेड जजमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि टैक्स लॉस है, टैक्स डिस्प्यूट है, तो इनको हम लोग इन रिपीटेटिव प्रोसेस को कम कर सकते हैं। इमीडिएटली जजमेंट आ सकती है, सॉफ्टवेयर से ही जजमेंट भी आ सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल एनालिटिक्स और रोबोटिक्स हम लोग ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पैरालीगल वर्क, यानी कि वकीलों की बहुत सारी मदद हो जाएगी जहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, तेज़ी से जल्दी से डेट आ जाएगी। शेड्यूलिंग तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, राइट, तो इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, यस, इसके लिए हम लोगों ने सुवास लाया है, तो इसको भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट डिजिटल कोर्ट्स या फिर कोर्ट्स हम लोग ला सकते हैं, स्पेशली फॉर सिविल केसेस और माइनर केसेस, छोटे मोटे केसेस के लिए। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक रोबो जज है, राइट, रोबो जज विच गिव्स जजमेंट बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इज इट पॉसिबल? अगला सवाल या अगला एप्लीकेशन में कहूँगा, 5th एप्लीकेशन, टेक बेस्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग नए नए ADRs ला सकते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ताकि आउट ऑफ कोर्ट ही सोल्यूशन हो जाए। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा पेपर पब्लिश हुआ था, ये मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है राहुल साई 222, इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आपको ये पेपर भी शेयर करूंगा। 30 ऑड पेज का एक रिसर्च पेपर है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, जिन्होंने रिलीज किया था, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर इंडियन जस्टिस सिस्टम। बहुत ही अच्छा पेपर है। अब आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दिस फॉर द एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू दिस पेपर। 30 पेजेस का ये पेपर है, डॉक्यूमेंट है, इसमें से हार्डली 20-25 पेजेस आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट होंगे। बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी सारी आइडिया आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने 3 सवाल उठाए थे जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला, कैन मशीन लर्निंग टूल्स असिस्ट इन इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग ऑफ केसेस? एब्सोल्युटली यस, और इसकी तरफ हमें काम करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर शेड्यूलिंग लाएंगे, प्रॉपर प्रोसेसेस चलेंगी जुडिशरी में, तो मैं कहूँगा टाइम बहुत कम लगेगा टू डिस्पोज ऑफ द केसेस। इसके अलावा कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम्स और ML बेस्ड प्रोग्राम्स गिव एक्यूरेट पोजीशन ऑफ लॉ फ्रॉम मास प्रेसिडेंट्स? अब देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि लीगल लैंग्वेज में जब भी हम लोग प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, मतलब जजमेंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो समझ लीजिए 1950 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन बदली 1965 में। टिपिकल एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से आप देखिए प्रेसिडेंट्स बदल रहे हैं, राइट। जैसे कि IC गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल,
फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टांस बदल दिया, अपना प्रेसिडेंट बदल दिया और कहा कि हम लोग अमेंड कर सकते हैं किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक फीचर्स इंटैक्ट होने चाहिए हमारे संविधान के। तो प्रेसिडेंट्स बदलते हुए आते हैं, तो किसी भी केस के लिए बहुत सारी पुरानी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रहेंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट रहेंगे। तो किसी टॉपिक पे एआई प्रोग्राम हो सकता है जो हमें एक्यूरेट पोजीशन, आज की पोजीशन बता सकता है कि क्या है लीगल पोजीशन। बिल्कुल, दैट इज वन ऑफ द आइडियाज। इसके अलावा कैन रोबोट्स डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि रोबो जज, अब छोटे मोटे केस चल रहे हैं जहाँ पे माइनर चोरी चकारी के कोई केस चल रहा है जिसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कोई छोटा सा फैमिली विवाद चल रहा है, कोई भी चीज़ें चल रही है जहाँ पे कैन अ रोबो डिसाइड क्वेश्चंस ऑफ लॉ। अगर हम लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें, बहुत सी जगह पे चीज़ें इस्तेमाल ऑलरेडी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रोग्राम है कॉल्ड कंपास, जो रिस्क असेस करता है, जहाँ पे रिस्क को कम करने की कोशिश करता है, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। इसके अलावा यूके में हार्ट सिस्टम है, जहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है री ऑफेंडिंग क्रिमिनल्स को, ताकि फिर से क्राइम ना हो, या फिर अगर री ऑफेंडिंग क्रिमिनल है जल्दी से उनका केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, सजा मिल जाए। इसके अलावा विक्टर है, विक्टर ट्रैक करता है रिसोर्सेज को ताकि समझे, बेसिकली सभी चीज़ों को एक साथ समझाने की कोशिश करता है विक्टर। इनफैक्ट विक्टर के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरे कंट्रीज में जैसे कि एस्टोनिया में ऑलरेडी रोबो जजेस का इस्तेमाल हो रहा है इन एडजुडिकेटिंग स्मॉल क्लेम्स। चाइना, रशिया, मेक्सिको, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं एआई और मशीन लर्निंग इन मेनी ऑफ द थिंग्स। टिपिकल एग्जाम्पल जैसे कि प्रोमीटिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है अर्जेंटीना का, जिसको डेवलप किया है इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी। अब ये क्या करता है, प्रोमीटिया स्पीड अप करता है पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, जहाँ पे केस की एनालिसिस हो जाती है, जल्दी से आपको अर्जेंट केसेस को आइडेंटिफाई कर देगा, बहुत बड़े केसेस में से जल्दी से अर्जेंट केसेस को आइडेंटिफाई कर देगा और 2 ही मिनट में आपको बता देगा कि दिस केस शुड बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी। तो शेड्यूलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा ब्राज़ील का टूल है विक्टर, जो मैंने आपको बताया, वो प्रिलिमिनरी केस की एनालिसिस करता है ताकि कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाए। जो भी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग होती है केस की, इमीडिएटली पहुंच जाएगी, संक्षिप्त रूप में पहुंच जाएगी और कोर्ट का बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि ये जो लीगल प्रोसेस होता है और डॉक्यूमेंट एनालिसिस होता है, इसमें इसको यूज़ करके काफ़ी हद तक कोर्ट का बर्डन कम करता है। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है। अगेन दिस इज फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ फ्रॉम विधि, विच आई विल शेयर विथ यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल @RahulSai222, राइट। तो बहुत से देश इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो पोटेंशियल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या एआई, क्या मशीन लर्निंग हमेशा एडवांटेजेस रहेंगे ही रहेंगे? यस, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। स्पेशली एक कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रोबो जज होना चाहिए छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करने के लिए, बट क्या वो एथिकल है कि एक रोबो केस को जज करे? क्या वो ह्यूमन अप्रोच रहेगा? क्या वो मोरालिटी को समझ सकता है किसी सिचुएशन में? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि क्राइम्स ऑफ पैशन हो या फिर छोटी मोटी चोरी चकारी हुई है विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सट्रीम नीड, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जजेस, ह्यूमन जजेस, दे गो फॉर अ रादर मेलोडाउन अप्रोच या फिर ह्यूमन अप्रोच। इज इट पॉसिबल बाय अ रोबो? तो एथिकल क्वेश्चन ज़रूर उठ जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी का सवाल ज़रूर उठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को ईज करके यहाँ पे अर्जेंट केसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है अर्जेंटीना का प्रोमीटिया। लेकिन अगर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अगर समझ लीजिए प्रोमीटिया का एक सिस्टम हम लोगों ने इंडिया में भी लाया, उसी तरह का सिस्टम, तो कल को अगर समझिए अर्जेंट केस बता दिया, किसी रिच इंडिविजुअल ने इसको ट्वीक किया या फिर प्रोमीटिया के साथ कुछ छेड़खानी कर दी और बताया कि मेरा केस सबसे पहला आना चाहिए, डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, तो isn't it problematic? तो AI will be a very great tool अगर हम लोग उसको एथिकली इस्तेमाल करें, जस्टिस डिलीवरी बेस्ड ऑन एथिक्स। और प्रिवेसी का इशू तो रह ही जाएगा, क्योंकि जब जितना हम लोग डिजिटल मूव होंगे तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा वल्नरेबल भी हम होंगे। इमेजिन कीजिए कि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ पे डिटेल्स पड़ी हुई है और किसी ने हैक कर लिया, क्या करेंगे? डेटा प्रिवेसी का इशू आता है। समझ लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी को हम लोगों ने दिया हुआ है टेंडर कि भैया आप इसका डेटाबेस संभालिए पीछे से, तो अगर डेटा लीक हुआ, डेटा प्रोटेक्ट नहीं रहा,
क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट की डिटेल्स बाहर चलेगी, आजकल तो हम लोग देख सकते हैं, अगर छोटी मोटी डिटेल भी बाहर आ जाएंगी तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा, तो अगेन जस्टिस इज नॉट सर्व्ड। तो इस चीज़ के लिए हम लोग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं, जो कुछ हद तक जो लूपहोल्स रहेंगे उसको प्लग ज़रूर कर सकता है, लेकिन इसके खतरे ज़रूर होते हैं। स्लोली एंड स्टडीली हमें छोटी छोटी चीज़ें लानी चाहिए, जैसे कि पहले सिविल केसेस, माइनर केसेस, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और भी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन एथिक्स एंड प्राइवेसी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, और हमें यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। बट नॉनदलेस इस पूरे डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है? व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ ऑल दिस? यस, AI is very useful in judiciary. AI is useful to reduce the pendency of cases in India. But again, we have to tread very, very cautiously. Secure और ethical system अगर बनाए तो काफ़ी फायदेमंद ज़रूर रहेगा इंडिया के लिए। अगर इस चीज़ से जुड़ी हुई कोई और अपडेट आएगी, कोई और खबरें मिलेगी, कोई और पेपर मिलेगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।